हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त। और देखिए, आज जो है हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 11th का। वो टॉपिक है मोशन इन प्लेन। ठीक है, ये एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोशन इन अ प्लेन का क्या मीनिंग रहेगा। वो इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक तरह से हम कहें 1D मोशन। ठीक है, 1D मोशन लीनियर मोशन हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? 1D मोशन। नेक्स्ट आता है आपका 2D मोशन। 2D यानी 2 डायमेंशनल। 1D मतलब 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये मोशन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम 2D की बात करते हैं तो 2D का मतलब ये है कि मोशन दोनों डायरेक्शन में हो रही है। दोनों का मतलब एक्स एक्सिस पे भी ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, और वाई एक्सिस पर भी ट्रैवल कर रहा है। तो ये दोनों जो मोशन होती है एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, इसको हम कहते हैं 2D मोशन। ठीक है, अब किस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं? देखो, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पर है। थोड़ा सा समझ लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, या ओरिजिन से स्टार्ट किया और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, सपोज एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर। अब ये जो मोशन है इसकी, ये 2D मोशन कहलाएगी, क्योंकि देखो ये इधर आगे भी बढ़ रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, और ये ऊपर भी जा रहा है। देखो, ये यहाँ इस पॉइंट की बात करते हैं अगर हम, ये इतना एक्स एक्सिस पर भी चला और इतना ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी चला। इसी तरह अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये इतना एक्स एक्सिस पर भी आया, यानी ये वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर भी है उसकी, और ये वाली डिस्टेंस वाई एक्सिस पर भी है। तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं 2D मोशन, और दिस मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन। यानी जब भी 2D मोशन हो या 3D मोशन हो, 3D मोशन भी इसी में काउंट होती है, तीनों डायरेक्शन में जब मोशन होती है, यानी एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। तो जब तीनों डायरेक्शन में मोशन होती है उसको कहते हैं हम 3D मोशन। और ये भी हम किस में ही कवर करेंगे? मोशन इन अ प्लेन में ही कवर करेंगे। या वैसे इसका एक नाम और होता है 3D मोशन का, मोशन इन अ स्पेस। स्पेस में जो मोशन होती है, क्योंकि वो हाइट भी होती है उसमें, ठीक है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तीनों डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। दैट इज़ कॉल्ड 3D मोशन। ठीक है, ये 2D मोशन। तो 2D मोशन और 3D मोशन ये हम किस में कवर करते हैं? मोशन इन अ प्लेन के अंदर। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन समझ में आ गया। यानी मोशन इन अ प्लेन जो है वो 2D और 3D मोशन के लिए है, 1D मोशन के लिए नहीं है। 1D मोशन का आपने जो है वो इससे पहले चैप्टर पढ़ा है, 2nd चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक इसमें वेक्टर का, सेकंड टॉपिक इसमें है प्रोजेक्टाइल मोशन, और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर की, कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर की हमें नीड क्यों है।
व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? देखो आपने पढ़ा है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी में? एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की नीड नहीं है हमें सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेंथ है, जैसे मार्कर है, मार्कर की लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या है? इसकी सिर्फ वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर, हमें वैल्यू चाहिए। या कोई चीज़ हम जब मार्केट से परचेज़ करने चाहते हैं, मान लो कोई हम वेजिटेबल परचेज़ करने गए, सब्ज़ी, तो सब्ज़ी किस तरह से लेते हैं हम? हाफ केजी, आधा किलो, 1 किलो, तो ये क्या हो गया? केजी। केजी यानी मास। ठीक है। तो जिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की नीड नहीं होती, जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन की नीड नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। बट बहुत सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं कि जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की नीड होगी, यानी विदाउट डायरेक्शन दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर नॉट कंप्लीट। ठीक है। ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो बिना डायरेक्शन के कंप्लीट नहीं है, डायरेक्शन इज़ नेसेसरी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो ये फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? उसका रीज़न आप समझो। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया सपोज 5 न्यूटन का। अब यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई की हमने, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, डायरेक्शन स्पेसिफाई की। क्योंकि अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को इधर लेकर जाना है, भाई देखो, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें इधर लेकर जाना है तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो गई ना, कि हमें इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर डिस्प्लेस करना है, कहाँ लेकर जाना है, इसकी पोजीशन कहाँ पर चेंज करनी है। ठीक है। तो ये जो हम डिफाइन करेंगे डायरेक्शन उसकी, तो इसी को कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। कि जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करेगा, यानी दोनों की नीड होगी, उस तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि ये ऑब्जेक्ट हमने लिया, इस ऑब्जेक्ट को हमें इधर शिफ्ट करना है, तो इधर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, या ये कह लो इधर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई देखो, अगर आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो मान लो इस वाले सरफेस पर, तो तब भी फोर्स की डायरेक्शन वही है, चाहे आप इधर डायरेक्शन शो कर दो या इधर डायरेक्शन शो कर दो, मीन्स इधर हमें शिफ्ट करना है। तो जिधर शिफ्ट करना है, जिस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, उसी डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हुई? जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होती है? वैल्यू एक, जैसे यहाँ पर है फोर्स कितना हमने ये अप्लाई किया 5 न्यूटन का, तो ये क्या हो गया? फोर्स का मैग्नीट्यूड। और ये इधर डायरेक्शन में ये इसकी क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। ठीक है। तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटीज। समझ में आ गई? चलिए अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ ये तो पता चल गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना ज़रूरी है। अब वेक्टर को एक पिक्चर के थ्रू हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर का? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी पिक्चर के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम एक एरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? ये पिक्टोरियल
रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर का, किसके थ्रू? एक एरो के थ्रू। अच्छा, अब इसको एरो से ही क्यों हमें शो करना है, एक लाइन से क्यों नहीं शो कर सकते हम? वो इसलिए नहीं शो कर सकते क्योंकि ये जो एरो है एरो जो है क्या शो कर देगा, साथ में डायरेक्शन भी शो कर देगा, क्योंकि ये जो जिस साइड में ये एरो होगा वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये पता चल गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि, या पिक्टोरियल नोटेशन क्या होता है इसका, किसी भी वेक्टर का, कि हम उसको एक एरो से शो कर देते हैं। जैसे मान लो हमने एक एरो ले लिया, तो ये क्या है, एक वेक्टर हुआ पिक्चर की फॉर्म में, जिसको हमने नाम दे दिया ओ ए। अब ये जो पॉइंट ओ है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड टेल, या और ये जो ए पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं हेड, या इसको ये वो बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। अदर टेल या इनिशियल पॉइंट, हेड या टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हम एक वेक्टर को डिनोट करते हैं पिक्चर की फॉर्म में। ठीक है, अब ये तो हो गया ओ ए वेक्टर। अब इसको वैसे कैसे लिखेंगे हम? भाई ओ ए, ये तो पिक्चर का नोटेशन हो गया, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? ओ ए लिखकर इसके ऊपर हम क्या यूज़ करेंगे? एरो। अगर आप एरो यूज़ नहीं करते तो वो सिंपल आपका माना जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो एरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर एक एरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एरो नहीं लगाएंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाता है। या तो आप एरो लगाओ या इसको बोल्ड लेटर में लिखो। बोल्ड लेटर मतलब कि जैसे ओ को बोल्ड कर दिया और इसी तरह ए को भी बोल्ड करना पड़ेगा, इसको सिंपल ऐसे। तो या तो आप इसको बोल्ड लेटर्स में लिखें या लिखें एरो के साथ, तभी ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। ये इसका टेल या इनिशियल पॉइंट, यानी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ एरो लगा हुआ है वो क्या कहलाता है? हेड या टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिक्चर नोटेशन के किस तरह से हम एक पिक्चर के थ्रू वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट या हेड टेल कहलाता है, और जो उसका टर्मिनल पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखो आगे, मान लो ये एक वेक्टर है। ठीक है, इसको हम सिंपल इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, पूरा ओ ए ना लिखकर आप इसको कोई एक सिंगल लेटर से भी नाम दे सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? वेक्टर ए। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? भाई ये तो वेक्टर ए हो गया, हमने एरो से डिनोट कर दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड जैसे मैंने भी आपको बताया, मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू। और वैल्यू का मतलब क्या है? ये जो एरो है इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ एरो। ठीक है, तो इस एरो की जो लेंथ होगी दैट विल कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है? अब ये हम मेजर करके, चाहे 2 सेंटीमीटर आ रही है या 1 सेंटीमीटर आ रही है या 3 सेंटीमीटर है, तो जितनी भी लेंथ आएगी वो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्लियर है? ओके, पिक्चर नोटेशन समझ में आ गया। पिक्चर नोटेशन क्या है? वेक्टर को एक एरो से हम डिनोट करते हैं, और जो एरो की लेंथ होती है दैट विल कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी जिस वेक्टर का भी वो एरो बनाया है। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आगे देखिए, इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स में क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स होते हैं, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो वेक्टर्स
जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उनको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। मान लो एक वेक्टर ए ये है और एक वेक्टर बी ये है। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, भाई डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। तो ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। ठीक है, क्लियर? ये हो गया इक्वल वेक्टर। दूसरे टाइप का वेक्टर होता है, ठीक है, ये इक्वल वेक्टर हुआ। दूसरे टाइप का वेक्टर होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे होगा? देखो मान लो ये हमने वेक्टर ए लिया, इसका हमें नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, डायरेक्शन को क्या करना है? रिवर्स करना है, एकदम जस्ट अपोजिट। तो इसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें इस तरह से, तो ये कहलाता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? ये नेगेटिव वेक्टर हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट टाइप का वेक्टर थर्ड वेक्टर आप ले लें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है। मान लो कोई वेक्टर ए गिवन है हमें, ठीक है, इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ये होता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? ए कैप से। जैसे मैंने भी आपको बताया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो लेटर होता है उसके ऊपर एरो हमें यूज़ करना है। ये हो गया वेक्टर ए। अब इसका यूनिट वेक्टर लेना है हमें, तो यूनिट वेक्टर के का सिंबल है, जो लेटर होगा उसके ऊपर इस तरह से साइन लगा देते हैं और इसको पढ़ते हैं हम कैप। तो ये ए कैप क्या हो गया? वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यानी किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस आपको पता ही है, 2 पैरेलल लाइंस, ये मॉडुलस हो गया। तो मैग्नीट्यूड जैसे मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड क्या होता है? इस एरो की लेंथ। तो अब जैसे बी है, इसके मैग्नीट्यूड को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? मॉडुलस ऑफ बी ले लेंगे। और मान लो इसको जब हम मेजर कर रहे हैं यानी तो कितना है? सपोज 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मॉडुलस ऑफ बी हो गया। मॉडुलस ऑफ बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वही सेम यहाँ पर है कि ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ? ये अब नेक्स्ट देखो आप, फोर्थ टाइप का वेक्टर दिख रहा है यहाँ से? हाँ ठीक है। फोर्थ क्या है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? 2 वेक्टर्स जो या तो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल या सेम लाइन में हों, ठीक है, उनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे मान लो एक वेक्टर ये लिया हमने ए और इसी की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर हमने ले लिया बी, तो बोथ आर कोलिनियर वेक्टर्स। या एक वेक्टर हमने ये लिया और दूसरा वेक्टर इसी के पैरेलल ले लिया हमने, तो दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल देखो इनको क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं और लाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं।
इनको क्या बोलते हैं? लाइक वेक्टर्स, लाइक या पैरेलल, लाइक या पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है। दूसरा, अब ये कोई, ठीक है, अब दूसरा कोई ज़रूरी नहीं है पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, यहीं से आपके एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए दो वेक्टर, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ये भी कैसे होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। या एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ए और दूसरा वेक्टर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बट पैरेलल, तो ये दोनों भी कैसे होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स ही होते हैं। और इनको हम बोलते हैं अनलाइक या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। ठीक है। तो इस तरह के वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। जो वेक्टर्स, सिंपल लैंग्वेज में जो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। अब वो पैरेलल जो है वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। या तो सेम डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन में, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन क्या हो? दोनों की डायरेक्शन सेम हो, वो कोलिनियर वेक्टर। या एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट इट्स डायरेक्शन में और दोनों पैरेलल हैं, तो इन वेक्टर्स को भी हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। बट डिफरेंस क्या है? ये एंटी पैरेलल कहलाता है और ये पैरेलल कहलाता है। ठीक है। इनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। समझ में आया? नोट करते रहो साथ साथ। हो गया? अब देखो नेक्स्ट टाइप का, को इनिशियल वेक्टर। फिफ्थ टाइप का को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? कि जो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, यानी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर चला गया, एक इधर, ठीक है। तो एक ही पॉइंट हो जिनका इनिशियल पॉइंट, उसको हम कहते हैं इनिशियल वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये इधर आ गया, एक वेक्टर इधर चला गया, एक वेक्टर ऐसे आ गया, एक वेक्टर ऐसे आ गया, एक वेक्टर ऐसे आ गया, तो ये सब क्या है? को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। इनिशियल पॉइंट का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था अभी? टेल। जिनकी टेल सबकी सेम है उनको हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? को इनिशियल वेक्टर यानी एक पॉइंट है, मान लो ये, अब इस एक पॉइंट से कई सारे वेक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, एक इधर चले गए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, एक इधर, तो ये सब क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर हुआ? आगे देखो नेक्स्ट टाइप का सिक्स्थ, को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? मान लीजिए कोई प्लेन है, ठीक है, एक ही प्लेन है, कोई सा भी हो, यहाँ से इस प्लेन के अंदर बहुत सारे वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, ये किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी। अब ये क्या है? ये इस एक ही प्लेन के अंदर ये इतने सारे वेक्टर हैं, इनको हम कहते हैं को प्लेनर वेक्टर। ठीक है। जैसे मान लो कोई कॉपी का पेपर है, उस पेपर पे आपने बहुत सारे क्या बना दिए? वेक्टर्स बना लिए, कोई ऊपर बना लिया, कोई इधर बना लिया, कोई इधर, कोई नीचे, और वो सारे किस पे बनाए आपने? कॉपी के पेपर पे। उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन। तो उस प्लेन के ऊपर जितने भी आप वेक्टर्स बना रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर्स। समझ में आ गया? को प्लेनर वेक्टर्स। ठीक है।
तो ये तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ वेक्टर्स बता दिए। अच्छा, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा यूनिट वेक्टर, इसका ध्यान रखिएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर जो है वो एक डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका यूज़ जो है सिर्फ हम इसलिए नहीं करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका यूज़ हम किसी भी चीज़ की डायरेक्शन लेने के लिए भी करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, चलिए तो ये नोट कीजिएगा, आगे और बढ़ते हैं। फिर कर लिया नोट? जिसने नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बाकी आगे देखिए। आगे देखिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले टू वेक्टर्स का देखते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स को किस तरह से हम ऐड करेंगे, पिक्चर की फॉर्म में। वही मान लो एक वेक्टर ये दिया हमें ए, एक वेक्टर हमें ये दे दिया इस डायरेक्शन में भी, दोनों को ऐड करना है। तो अब देखो दोनों को किस तरह से हम ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, वेक्टर ए ड्रॉ करो एज इट इज़, जैसे हमें गिवन है, यानी जितनी लेंथ का गिवन, जो इसका मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हमें इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये हमने वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अभी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, रुको ज़रा। चलिए, तो ये वेक्टर ए ड्रॉ किया हमने, जिस डायरेक्शन में हमें गिवन है उसी डायरेक्शन में हमने इसको ड्रॉ किया, और उतनी ही लेंथ का जितनी लेंथ का हमें गिवन है, लेंथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो ये हेड है वेक्टर का और ये टेल है। अब वेक्टर के हेड से वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन करेंगे, यानी वेक्टर बी की टेल किससे ज्वाइन करनी है हमें, वेक्टर ए के हेड से, और उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे जिस डायरेक्शन में हमें वेक्टर बी गिवन है। देखो कैसे, वेक्टर बी की टेल किससे लेंगे हम, वेक्टर ए के हेड से, और इसको ज्वाइन करो, मतलब इसको ड्रॉ करो उसी तरह से जिस तरह से हमें वेक्टर बी गिवन है, यानी जिस डायरेक्शन में हमें वेक्टर बी गिवन है उसी डायरेक्शन में हमने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा कि वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी के हेड से एक एरो ड्रॉ कर दो आप इस तरह से, यानी कि ये जो हम एरो ड्रॉ करेंगे ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, यानी ये हेड और ये टेल। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा आर। दोनों का रिजल्टेंट मतलब आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, दोनों का एडिशन। ठीक है, अब ये चीज़ का ध्यान रखना कि आर जो है वो ए प्लस बी नहीं होता, सिर्फ एक कंडीशन में होता है आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, लेकिन ये रिजल्टेंट का एक अपना अलग फार्मूला होता है। यहाँ तो हमने सिंपली लिख दिया कि आर जो है वो इन दोनों का एडिशन आएगा, लेकिन इसको ध्यान रखना कि आर ए प्लस बी नहीं होता, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया इन दो वेक्टर का एडिशन। अच्छा, हम बी में ए को भी ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी हम ए प्लस बी करें, हम बी प्लस ए भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये वेक्टर एडिशन होता है ये कॉम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, चाहे हम ए में बी को ऐड करें, वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करें, या वेक्टर बी में
वेक्टर ए ऐड करें तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल आएंगे, यानी रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों का सेम होगा। अब देखो बी में ए को भी ऐड कर सकते हैं, कैसे कि पहले वेक्टर बी ड्रॉ करो, क्योंकि जब बी में ए को ऐड करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वेक्टर बी हमने ड्रॉ किया, अब इसके साथ ए को ड्रॉ करो, ऐड करो। कैसे करेंगे, वेक्टर ए की टेल वेक्टर बी के हेड से, यह आ जाएगा वेक्टर ए, ठीक है। अब ये जो लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे, ये जो लाइन हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो आप चाहे ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें, रिजल्ट जो है वो दोनों का सेम आएगा, बिकॉज वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव होता है। तो ये तो था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। हम इस तरह से टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। नोट करें जल्दी, कर लिया नोट? चलिए अब देखो नेक्स्ट है, इसमें इनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पर अब आप देखिए सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। देखो ये वेक्टर ए इस तरह से दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है। ए में बी को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। देखो सिंपल सी बात है कि ए में जब हम बी को सब्ट्रैक्ट करें, यानी ए माइनस बी लिखें, तो हम इसको ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। क्यों भाई, लिख सकते हैं ना। ए में जब बी को ऐड करें तो ए प्लस माइनस बी भी लिखा जा सकता है, सारा मैथमेटिकल टर्म है, आपको पता है। तो अब इसका मतलब ये है कि हम ए में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दें। माइनस बी का मतलब नेगेटिव ऑफ बी, जो मैंने अभी आपको बताया था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। अब बी का नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाएं, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा बाय ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो वो कैसा बन जाता है, नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, इट बिकम्स नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो ये बी में बी वेक्टर का हमने नेगेटिव बना लिया इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके। अब ऐड कर दो, क्योंकि अब क्या करना है, ए माइनस बी का मतलब क्या बताया मैंने अभी कि ए में प्लस करेंगे हम माइनस बी। अब प्लस कैसे करें, जैसे अभी आपको बताया वेक्टर एडिशन। अब सिंपल ये क्या बन गया, वेक्टर एडिशन बन गया। तो क्या करें, वेक्टर ए ड्रॉ करो और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करो। ये क्या आ गया, माइनस बी वेक्टर, भाई जिस डायरेक्शन में लिया हमने। तो अब जब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, R इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। जब भी हमें दो वेक्टर को माइनस करना हो तो किसी एक वेक्टर का भी आप क्या कर दो, क्या कर देंगे, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे सिंपली। और डायरेक्शन रिवर्स करते ही हम उसको सिंपल इसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं जैसे दो वेक्टर का एडिशन। क्लियर हुआ, समझ में आई बात कैसे कैसे करना है। तो ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे। वो भी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, वो लेकिन आगे देखेंगे क्योंकि उनका मल्टीपल सिंपल नहीं है। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसमें हम एक डेरिवेशन करेंगे कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हम रिजल्टेंट लेते हैं ए प्लस बी या ए माइनस बी, वो सिंपल ए प्लस बी नहीं होता। अब वो कैसे कैसे होता है उसको ज़रा देखो, उसका क्या फॉर्मूला आता है रिजल्टेंट का। तो अब देखो एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स
टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे आएगा। इसके लिए पहले मैं आपको दो लॉज बताता हूँ वेक्टर एडिशन के। वेक्टर एडिशन के दो लॉज हैं, एक तो ट्रायंगल की फॉर्म है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, पहले इसको समझ लें। देखो अभी जो हमने वेक्टर एडिशन किया था, अभी जो आपको समझाया है, उसमें एक ट्रायंगल बनता है ना, बस ये लॉ है। किस तरह से ये लॉ, ये इस तरह से है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल represents the two vectors in the same direction and in the same order, then the third side of the triangle will represent the resultant of the two vectors। मतलब क्या है, सिंपल सा मीनिंग कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ट्रायंगल लॉ समझ लीजिए, ए बी सी ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इफ़ टू साइड्स, कोई सी भी दो साइड ट्रायंगल की अगर किन्हीं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, मान लो मैंने ये दो साइड ले ली, एक साइड ए बी ले ली तो ये ए बी वैक्टर बना लिया, दूसरी साइड बी सी ले ली तो ये बी सी वैक्टर हो गया। देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये जो थर्ड साइड आई है ए सी, ये ए सी साइड क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट बन जाएगी यानी आर। और ये ए वेक्टर है मान लो, और बल्कि ए नहीं पी क्यू ले लो इसको, ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है और ये वेक्टर आर इनका रिजल्टेंट हो गया। समझ गए, ये ट्रायंगल लॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू फाइंड करेंगे कि आर के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, वो जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो इसके लिए क्या करें हम, ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दो। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर ये पॉइंट आप डी ले लें, और ये जो बी सी है ये आप एंगल थीटा लेट कर लो, यानी ये जो बी सी वैक्टर है ये ए बी से किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। ठीक है, अब ये जो वेक्टर P और वेक्टर Q और वेक्टर R लिए हैं, हम इसमें क्या ले लेते हैं कि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड P है, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड Q और वेक्टर R का मैग्नीट्यूड R। ये हमने इनके मैग्नीट्यूड ले लिए। ठीक है, हमें R फाइंड करना है। अब R फाइंड करने के लिए आप लें इन ट्रायंगल ADC, यानी वो ट्रायंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और R भी आ रहा है, तो वो कौन सा ट्रायंगल बन, ACD, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लें। ADC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगी, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है भाई, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। वही हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लिया। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो, AC को तो हम R लिख सकते हैं, और CD किसके इक्वल है हमें नहीं पता अभी भाई, ये CD लेंथ ये किसके इक्वल है अभी हमें नहीं पता, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं अभी, CD स्क्वायर प्लस AD। अब AD किसके इक्वल है, AD को हम लिख सकते हैं AB प्लस BD का होल स्क्वायर।
क्योंकि ए डी भी हमें नहीं पता पूरी लेंथ, भाई ए से डी तक ये पूरी लेंथ कितनी है ये हमें नहीं पता, हमें तो ए भी पता है, ए भी क्या है पी के इक्वल है, लेंथ इसकी मैग्नीट्यूड पी के इक्वल है, बी डी हमें नहीं पता, तो इसलिए इसको भी हमने ए बी प्लस बी डी लिख लिया अभी। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक तो सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें नहीं पता तो इन्हें पहले फाइंड करना पड़ेगा, इसको आगे सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको भी आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है और बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो सी डी और बी डी ये दोनों लेंथ इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, यानी कौन सा ट्रायंगल, बी डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल का बी डी और सी डी ये दोनों इस एक ट्रायंगल में आ रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है बी डी सी, इस ट्रायंगल को आप लो, यानी इन ट्रायंगल बी डी सी हमें सी डी फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हम सी डी फाइंड करें तो सी डी अपॉन बी सी ले लो, क्योंकि बी सी की लेंथ हमें पता है, मैग्नीट्यूड इसका किसके इक्वल है, क्यू के, तो यानी बी सी की लेंथ हमें पता है, तो हम क्या लिख लें, सी डी अपॉन बी सी, और सी डी अपॉन बी सी किसके इक्वल होगा, भाई ट्रायंगल में आप देखो सी डी क्या है, परपेंडिकुलर, भाई ये सी डी परपेंडिकुलर, और ये बी सी क्या है, हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, साइन के, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। तो सी डी अपॉन बी सी क्या है, वेक्टर क्यू है, और वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, क्यू के, तो यहाँ हम इसको बी सी को क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, इक्वल्स टू साइन थीटा, तो सी डी इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू साइन थीटा। ये सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, ठीक है। इसी तरह अभी हमें क्या फाइंड करना है, बी डी भी फाइंड करना है। अब बी डी किसके इक्वल होगा, बी डी फाइंड करने के लिए हम क्या करें, आपके क्या कर लो, बी डी क्या है यहाँ पर, बेस, आपके क्या कर लें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर लें, तो वहाँ से बी डी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेस बी डी अपॉन हाइपोटेनियस बी सी। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस अब ये किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल होगा, तो बी डी अपॉन सी डी किसके इक्वल है, क्यू के, इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो बी डी इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू कॉस थीटा, ये बी डी की वैल्यू आ गई। अब ये सी डी की वैल्यू और बी डी की वैल्यू, दोनों वैल्यू हम ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। नोट करें इसको, आई थिंक समझ में आया होगा, आया समझ में, नहीं आया तो एक बार और समझ लें कि ये ट्रायंगल लिया था हमने ए बी सी, इस ट्रायंगल की दो साइड ये टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो थर्ड साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट को। तो ये टू वेक्टर्स हमने एक पी ले लिया, एक क्यू वेक्टर ले लिया और एक वेक्टर आर ले लिया, जो कि इनका रिजल्टेंट है, ठीक है। अब इस वेक्टर आर जो ये है, यानी इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी, और इस ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये डी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। आर फाइंड करना है तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, यानी ए डी सी। तो हमने ट्रायंगल ए डी सी लिया और इस ए डी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो हमने यूज़ कर लिया। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी, ए सी किसके इक्वल है, आर के, भाई लेंथ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, आर के, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमने आर ही लिया हुआ है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ए बी प्लस डी बी,
तो ए बी प्लस डी बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो अननोन वैल्यू हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? एक तो सी डी है, ये भी अननोन है, हमें नहीं पता है सी से डी तक की लेंथ कितनी है। इसी तरह हमें बी डी भी नहीं पता, बी डी भी क्या है, ये अननोन है फ़िलहाल हमारे लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, सी डी की और बी डी की। अब वो सी डी और बी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया कि हमने ये वाला ट्रायंगल लिया बी डी सी, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल है और यहीं इसी में हमने ये एंगल थीटा लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये ट्रायंगल लिया बी डी सी। बी डी सी ट्रायंगल में क्या किया, सी डी अपॉन बी सी कर लिया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर लिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। सी डी हमें फाइंड करना है, बी सी क्यू के इक्वल है, इक्वल टू साइन थीटा, तो सी डी इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू साइन थीटा। इसी तरह बी डी अपॉन बी सी, आपके क्या किया हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस किया, तो बी डी अपॉन बी सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये कॉस के इक्वल होता है, कॉस थीटा हो गया। बी डी अपॉन बी सी क्यू के इक्वल है, कॉस थीटा, तो बी डी इक्वल्स टू क्या आ गया, क्यू कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ भी हुआ है, जो आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसका यूज़ भी हमने किया है। अब हमें क्या करना है कि ये सी डी और बी डी दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। तो बता दो, इसको नोट कर लिया होगा सबने? ठीक है, नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब हमें क्या करना है कि पुट द वैल्यू ऑफ सी डी एंड बी डी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे सी डी स्क्वायर। सी डी कितना है, ये आया हमारे पास क्यू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा क्यू साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि सी डी के ऊपर स्क्वायर है, प्लस ए बी किसके इक्वल है, यह है ए बी, ए से बी तक, ये पी के इक्वल है, प्लस बी डी किसके इक्वल है, बी डी की वैल्यू हमने ये फाइंड की क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, सी डी की जगह सी डी की वैल्यू जो हमने फाइंड की क्यू साइन थीटा और इसका स्क्वायर, प्लस ए बी किसके इक्वल है, पी के, प्लस बी डी किसके इक्वल फाइंड किया हमने, क्यू कॉस थीटा, तो बी डी की जगह क्या आ गया, क्यू कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, भाई दोनों पे अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे, प्लस यहाँ पर इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया हमने। अब आगे क्या करना है, इसमें ये सब किसके इक्वल चल रहा है, आर स्क्वायर के, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये पहले लिख लिया हमने, प्लस अब देखो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और प्लस 2pq कॉस थीटा, उसको ऐसे ही रखा हमने। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, भाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ रखी है, ये 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर और ये 2pq कॉस थीटा, तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया है हमारे पास। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू अंडरवुड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा।
ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। समझ आया? आर स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है मैग्नीट्यूड के लिए होता है, डायरेक्शन के लिए नहीं। कभी आप यहाँ पर p के ऊपर एरो लगाकर चलो, पूरा वेक्टर लेकर चलो, ये सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है। क्लियर? समझ में आया? चलिए, अब दूसरी चीज़ हम यहाँ क्या फाइंड करने वाले हैं कि ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम वो क्या, ये वाली डायरेक्शन, इसको हम लेट कर लेते हैं, मान लो अल्फ़ा एंगल पर है, तो ये अल्फ़ा फाइंड करना है हमें, यानी डायरेक्शन कितनी है इसकी। अब देखो डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, यानी ये, अब देखो इसमें हमें सी डी पता है, ये वाली लेंथ पता है, अभी फाइंड की थी हमने, हमें ए डी भी पता है, ए से डी तक कितना है, तो हम ये ले सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, 10 के, तो वहाँ से ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। अब एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल लेंगे, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD अपॉन AD, ठीक है। अब tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू CD, ये C से D तक किसके इक्वल आया था हमारे पास, ये आया था Q साइन थीटा, और AD किसके इक्वल आया था, A से D तक, भाई AB प्लस BD, और AB प्लस BD को क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q कॉस थीटा। भाई ये तो आया था, AD को क्या लिखेंगे, AB प्लस BD, जैसे पहले भी लिखा था हमने, यहाँ लिखा हुआ है AB प्लस BD, और AB प्लस BD किसके इक्वल है, P प्लस Q कॉस थीटा, वही हमने यहाँ लिख दिया। तो ये डायरेक्शन का फॉर्मूला आ गया, यहाँ से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ये अल्फ़ा। तो ये डायरेक्शन हो गई रिजल्टेंट की, कि रिजल्टेंट जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा। और रिजल्टेंट ये भी ध्यान रखना, मैंने किससे फाइंड किया है, P से फाइंड किया है। जो डायरेक्शन है वो किससे फाइंड किए, वेक्टर P से फाइंड किए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो वहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि हमने डायरेक्शन किस वेक्टर से ली है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आज हमने वेक्टर का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मोशन इन अ प्लेन का, वो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल का टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल पर, ठीक है। आपको हर वीडियो मिलेगी, हर तरह की वीडियो मिलेगी, हर टॉपिक आपको मिलेगा, चैप्टर का एक एक टॉपिक हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।